नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। और इस हफ्ते हमने देखा वेडनेसडे में अच्छी खासी तेजी और फिर कल वो सारी तेजी हवा होती हुई दिखाई दी। ऊपरी लेवल से मार्केट फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा आज हमने नेगेटिव ये क्यों लिया और अब फिर से 18,000 के नीचे। याद रखिएगा हम 18,927 तक फिसले हैं सुबह में। निफ्टी बैंक पर प्रेशर ज्यादा है, 284 अंकों तक का नुकसान इस समय ट्रेड में आपको दिखाई देगा। 41,342 के लेवल्स इस समय इंडेक्स पर। तो आप कह सकते हैं ये दरअसल अपने लोज के करीब ही है, क्योंकि 303 तक का निचला स्तर आज हमने देखा है मार्केट में। अब प्रेशर ऑफ कोर्स अनडाउटेडली बैंकों की तरफ से आ जाता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने अगर आएंगे उसमें साफ हो जाएगा कि क्या फिलहाल सपोर्ट कर रहा है और क्या मार्केट को नीचे खींच रहा है। तो बैंक तो है ही, साथ ही टेक्नोलॉजी काउंटर्स भी एक बैकफुट पर है। लेकिन आज एक कंसोलिडेटेड मूव सीमेंट कंपनियों में देखने को मिली है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम दोनों ही निफ्टी के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल। एल&टी ने थोड़ा सा सहारा दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनकी तरफ से आज हमने देखा है खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ नहीं है आज ज्यादा। कल दोपहर से ही यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। इस समय एकदम शांत कारोबार देखने को मिला है। तो ये है फिलहाल मार्केट का क्यू। अब ऐसी स्थिति में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और खासतौर से अगर आप हमारे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जानकार अपनी रणनीति कैसे बदलेंगे। पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, फिर मार्केट के हाल पर उनसे बातचीत हो जाएगी। राजन 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर हैं। -1% के रिटर्न्स अमोल के, लेकिन -4% हो गए हैं राहुल घोष। आप तीनों का ही स्वागत है। राजन, अप्रोच क्या रहेगी? जो भी अपसाइड देखने को मिला था वेडनेसडे, वो बस एक दिन की चांदनी थी, उसके बाद वे बैक टू स्क्वायर वन। गुड मॉर्निंग हर्षिता। मेरे हिसाब से ये जो आज का जो डाउनफॉल है और कल मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग के बाद जो सेलिंग प्रेशर आया है, वो एक पैटर्न कंफर्मेशन के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है 17,900 के आसपास का है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 17,900 से लेके 970 के बीच में लॉन्ग जाना चाहिए पोजिशनल ट्रेडर्स को। स्टॉप लॉस यहाँ पे 17,780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन पुल बैक के अंदर अपने ऊपर में 18,130 से लेके 18,260 के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये जो डाउनफॉल आ रहा है उसको लॉन्ग करने के लिए यूज करना चाहिए। और ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो है वो इंप्रूवमेंट साइड है, तो आगे जाके तेजी दिख रही है। जाकर तेजी दिख रही है। अब होपफुली ये तेजी जल्द से जल्द आए। देखते हैं वो किन स्टॉक्स और किन पॉकेट्स के थ्रू आएगी। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? हर्षिता जी नमस्ते। आई थिंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, बट अगर मैं डेली चार्ट्स पे देखता हूँ तो अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है। सो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रहेगी, बट शॉर्ट टर्म का व्यू अभी भी बुलिश है। 17,850 के नीचे अगर जाता है, इंडेक्स ट्रेड होता है, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो अभी के लिए बाइंग ऑन डिप से स्ट्रैटेजी है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही आई थिंक कंटिन्यू रहेगा मूवमेंट। राहुल, इस पूरी वॉलेटिलिटी को आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं? तो गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक बड़ा रेंज है और ये साइडवेज रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक दिन 100 पॉइंट ऊपर, एक दिन 100 पॉइंट नीचे। जब तक 18,260 के ऊपर एक बुलिश क्लोज नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड इन माय ओपिनियन उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। डाउन साइड में थोड़ा और कंफर्मेशन आ जाता है अगर 17,830 के नीचे आपको एक बेरिश क्लोजिंग दिखता है तो और डाउन साइड की तरफ देख रहा है। एंड 17,300 जो है, जो 200 डे का SMA है, वो और 18,260 वो रेंज के बीच इट विल कीप प्लेइंग अप एंड डाउन। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू लार्जली बन रहा है इंडेक्स पर। लेकिन ट्रेड स्टॉक वाइज क्या रखेंगे हमारे जानकार? पहले तो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का हाल देख लेते हैं। हमने ओवरऑल रिटर्न्स देखे थे। राहुल का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। इन्होंने अंबुजा सीमेंट पर जो बाय कॉल दिया था आज बुक कर लिया 355.80 के लेवल्स पर। कैनफिन होम्स के सेल ट्रेड से को भी प्रॉफिट बुक कर लिया 583 के लेवल्स के आसपास। राहुल, बताइए आज का नया ट्रेड क्या है? पहले तो मैं लॉन्ग कर रहा हूँ जेके सीमेंट को। ओके, करंट मार्केट प्राइस आई थिंक इज अराउंड 2,875। स्टॉप लॉस रहेगा 2,794 का और टारगेट है 2997 पहला टारगेट है और 3180 जो है
दूसरा टारगेट रहेगा। ऑलरेडी 125 मिनट पे गैन क्रॉस कर लिया है जेके सीमेंट में, और इट इज शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो वी आर गोइंग लॉन्ग ऑन जेके सीमेंट। लॉन्ग ऑन जेके सीमेंट, तेजी का ट्रेड। और अंबुजा में आपने रिटर्न्स को सुधारने के लिए प्रॉफिट बुक किया, यू आर लार्जली बुलिश ऑन द सीमेंट साइड? Yes, I am, and if you notice the place where we जहाँ पे हम एग्जिट दिए अंबुजा पे, वो एक्चुअली डे हाई के क्लोज बाय है। एंड जो करेक्शन हुआ है, अगर आज के डेट में भी अराउंड 351 350 आता है, इट इज स्टिल a good long stock. Generally, we are seeing strength in the cement sector. Our profit booking today was right bang on, एकदम डे हाई के पास। जी हाँ, 355 के आसपास, 356 के आसपास दरअसल आज का डे हाई बना और 353 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। अमोल का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और अमोल ने पेटीएम बाय किया था, कल एग्जिट कर लिया। विप्रो बाय किया था, आज एग्जिट किया 409 के लेवल्स पर। जोमैटो के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अमोल, नया क्या जोड़ेंगे? अच्छा जी, मैं भी एक्चुअली जेके सीमेंट पे ही देख रहा था, बट उन्होंने दिया है तो मैं इंडिया सीमेंट एक अच्छा लग रहा है मुझे। 200 के लेवल के आसपास है, 215 का पोजिशनल टारगेट है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 195 का। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है और नियर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आप जो वे में सीमेंट स्टॉक्स में एक्टिविटी आ रही है, इसमें भी आगे जाके एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। सीमेंट में आज हमने देखा है मल्टीपल चीजें। अल्ट्राटेक की कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर, सागर सीमेंट की वो जो आंध्रा सीमेंट के साथ डील को अप्रूवल मिल गया, दालमिया भारत में प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट आता हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं जो दरअसल पूरे मार्केट के लिए सपोर्टिव है या फिर सेक्टर के लिए सपोर्टिव है। और यहाँ पर एक बाय कॉल आया है। तो दो सीमेंट ट्रेड्स, एक जेके सीमेंट जो राहुल ने दिया, अमोल ने भी इंडिया सीमेंट दिया। राजन, अब आपकी बारी। और आपके पोर्टफोलियो में ऑयल इंडिया के ट्रेड को आप होल्ड कर रहे हैं। लिंडे में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 3760 के आसपास। बताइए नया क्या जोड़ेंगे? हर्षिता, मैं यहाँ पे नया ऐड करना चाहूंगा एलएनटी को। एलएनटी यहाँ पे 2224 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से मैं लॉन्ग जाऊंगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करूंगा मैं, 2185 का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा और टारगेट मेरा यहाँ पे रहेगा 2300 का, 2300 का स्टॉप टारगेट रहेगा और करंट रेट से एलएनटी में बाई जाने का रहेगा। एलएनटी में एक बाय का ट्रेड आप लेकर चल रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए 2300 का टारगेट रखा गया है, 2185 का स्टॉप लॉस रखना है। बाय साइड का ट्रेड एलएनटी में। लगे हाथ दूसरा ट्रेड है राजन? हर्षिता, मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड देना चाहूंगा, वो रहेगा ABFRL बाई साइड के लिए, जो अभी 264.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 257.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहाँ पे रहेगा अराउंड 271 का टारगेट रहेगा। 271 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। कल दोपहर से आपको याद होगा कई सारे जानकारों के रेडार पर आया ये स्टॉक। मुझे याद है 2 डिस्टिंक्टली कॉल्स आई थी तेजी की तरफ कल की क्लोजिंग के सेशन में जब हम बात कर रहे थे कमाई का अड्डा में, और आज फिर वो फॉलो थ्रू। तो 271 की तरफ बढ़ेगा ये काउंटर, ये टारगेट है 257 का स्टॉप लॉस। राहुल, जेके सीमेंट, इसके साथ दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड होगा, हम शॉर्ट कर रहे हैं M&M फाइनेंस को। करंट मार्केट प्राइस आई थिंक अराउंड 264 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 268.7 और दो टारगेट रहेंगे 251 और 242 का। M&M फाइनेंस अगर आप देखेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स आर्ली चार्ट पे बेरिशनेस दिखा रहा है और ये एक सप्लाई जोन से भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं M&M फाइनेंशियल पे। ओके, तो ये फिलहाल एक M&M फाइनेंस पर सेल का ट्रेड आता हुआ दिखाई दे रहा है। 251 का टारगेट और स्टॉप लॉस 268.70 के आसपास लगाएंगे। एक तेजी एक मंदी का ट्रेड। अमोल, आपकी बारी। इंडिया सीमेंट के साथ अगला ट्रेड क्या है? अभी के लिए फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ एक ही स्टॉक दे रहा हूँ आशा जी। आई थिंक जैसे मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शनल पकड़ लेगा तो दूसरा स्टॉक्स भी पिक करूंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही स्टॉक है। फिलहाल के लिए आपके पास जोमैटो और इंडिया सीमेंट, दो ट्रेड्स है पोर्टफोलियो में। जोमैटो से निकलने का प्लान नहीं है ना अभी? तो हर्षदा जी, फॉर्मेशन अच्छा है, मुझे लगता है कि और मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बढ़ेगा, तो अभी तो वेट ही कर रहा हूँ।
ओके, थैंक यू। ये आपके लिए अपडेट आता हुआ। जोमेटो में बने रहने की सलाह, फॉर्मेशन पॉजिटिव साइड पर है, 1% ऊपर है अकाउंट। चलिए इस मोड पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे। और मिधानी ने इनफैक्ट कई सारे एमओयू साइन किए हैं एरो इंडिया के साइडलाइंस पर। मिधानी ही नहीं, कई डिफेंस कंपनियों ने ढेर सारे एमओयू साइन किए, तो उसी पर बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट में आज हम देख रहे हैं सीमित दायरे में फिर कारोबार देखने को मिला है। ट्रेंड फिर से थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ 17,980 के लेवल्स निफ्टी पर अब आ चुके हैं। निफ्टी बैंक 41,260 के करीब आता हुआ, 350 पॉइंट का नुकसान। कल तक तो निफ्टी आईटी का भी सहारा, परसों तक निफ्टी आईटी का सहारा था, आज वहां पर भी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है 300 पॉइंट के नुकसान पर। चलिए डिफेंस कंपनियों की बात करते हैं, क्योंकि ये दरअसल फ्लेवर में है। एरो इंडिया 2023 में डिफेंस कंपनी मिश्र धातु निगम ने भी कुल 11 करार साइन किए। अब इन करारों में कुछ जो नाम है उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HSL, माइक्रॉन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये डील साइन हुई है। मेक इन इंडिया को कितना बूस्ट मिलने वाला है, किस तरह से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह के ऑर्डर्स पर इनको काम करना है, इस सब का अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और MD संजय कुमार झा जुड़ गए हैं। झा साहब, स्वागत है आपका। अगर आप हमें क्वांटिफाई करके बता सके, जो भी आपने MOU साइन किए हैं एरो इंडिया 23 में, कितनी की वैल्यू है, किस तरह का काम लार्जली आपके हाथ लगने वाला है? सबसे पहले तो जितने भी MOU साइन करते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि कितना बिजनेस पोटेंशियल है। तो उसको डायरेक्ट वैल्यू में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसकी जो बिजनेस पोटेंशियल है वो अगर देखा जाए तो इसमें आने वाले दिनों में 400-500 करोड़ के आसपास का बिजनेस इसमें होने की संभावना है। और ये MOU हमने केवल बिजनेस के अलावा और भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ भी साइन किया है। एक स्टार्टअप को भी इंक्लूड किया है, तो जो जिसके थ्रू हम स्टार्टअप के थ्रू कुछ और उनको एक सपोर्ट देंगे, सो दैट वो लोग एक नए प्रोडक्ट की तरफ हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके। तो ऐसे भी बहुत सारे इसमें काम है। पूरे जो 11 MOUs हैं, इन सब का इसमें समावेश है। तो ये MOUs इवेंचुअली ऑर्डर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना रफ समय लगता है? ये अलग अलग विषयों पे है। जैसे कि अगर मैंने एक MOU हमने साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, उसमें हम लोगों का एक लक्ष्य है कि जो आने वाले दिनों में जो मटेरियल्स जो हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं HAL के द्वारा जी, तो उसको हम लोग कैसे इंडियनाइज करें इंडिया में, जो कि अलग अलग कंट्री से आ रहा है। तो इस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। इसमें एक दो चरण होता है इसका, डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन और उसके बाद इसका एप्लीकेशन यूज होता है। अच्छा। तो इसमें करीब तकरीबन 2-3 साल लग जाते हैं उसको सर्टिफिकेशन करने में। कुछ ऐसे चीजें जिसके हम डायरेक्ट उनको दे सकते हैं, अभी उसमें कोई विलम्ब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्टिफाइड मटेरियल है। तो ये सब तरह का इसमें एक वेरिएशन है। तो मैं जो बता रहा था आपको फिगर 400-500 करोड़ का जो बिजनेस है जी, वो इन सब को चैनलाइज करने के बाद हम इसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये रफली मिनिमम 2 साल लगेंगे इन सबको ऑर्डर्स में कन्वर्ट होने के लिए, करेक्ट? क्योंकि आप लोगों को भी R&D करना पड़ेगा, आपको शायद फिर आगे किसी तरह का स्ट्रेटेजिक करार करना पड़े कुछ प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। जी ओके। अच्छा झा साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि इस समय भारतीय डिफेंस में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को तवज्जो दिया जा रहा है, उस पर ज्यादा फोकस रहने भी वाला है। वो बजट में भी हमने सुना, पहले भी DAC में साफ कहा गया है कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को दरअसल मिलेगा पहला प्रेफरेंस। ये बताइए उसके तहत आपकी फिर ऑर्डर बुक कितनी और बढ़ गई है, कितने डिफेंस के ऑर्डर्स आपके हाथ लगे हैं और वो कितना बढ़ सकता है आने वाले साल में? जो हमने अभी बताया कि MOU में इस तरह की जो बातें हैं, जो कि इंडियनाइजेशन का, उसका भी इसमें समावेश है। ठीक है। इसके अलावा जो डायरेक्टली अभी इंपोर्ट कर रहे थे अलग अलग देशों से, तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग निकाल के अभी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर एक प्रोडक्ट बताता हूँ जो कि अभी पावर सेक्टर में यूज हो रहा है।
जो एक निकेल बेस्ड अलॉय है उसका प्रोडक्शन हमने देश में शुरू किया है और वो हम बना के अभी सप्लाई कर रहे हैं। और इसके जो अलग अलग हमारे इसमें जैसे कि हमारे से जुड़े हुए हैं BHEL का इसमें हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमारी बातें एक प्राइवेट फर्म के साथ भी चल रही है। तो उस तरह का पैकेज प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम इस तरह से इंपोर्ट कर रहे थे हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए, उसका भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम काफी जोर शोर से चल रहा है देश में और इसमें मिधानी की भूमिका अग्रणी है। बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बाकी प्लेसेस इंडिया में नहीं है। इसका हम लोग उपयोग करके इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक तरह से मजबूत कर रहे हैं देश। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप मुझे फाइनली एक अंदाजा दे सके FY24 में किस तरह के ऑर्डर्स आपको इवेंचुअली डिलीवर करने होंगे और क्या टारगेटेड रेवेन्यू रहेगा एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 3 क्वार्टर्स तो निकल चुके हैं, तो आप क्या डिलीवर करने वाले रेवेन्यू टर्म्स में FY23 में, और FY24 के लिए जो एग्जीक्यूशन करने वाले ऑर्डर्स हैं उसका क्वांटम क्या है? हमारे जो पास जो टारगेट है इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें कि 950 करोड़ का टारगेट दिया गया है, लक्ष्य है हमारे को, तो उस लक्ष्य को हम लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, जो अभी 3rd क्वार्टर मिला के 4th क्वार्टर करके। उसके अलावा जब अगले साल की बात है, जबकि हम जो FY24 में पहुंचेंगे, तो उसमें भी मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ के कम से कम इसमें 20% के 15 से 20% की बढ़ोतरी तो होने की संभावना पक्की है। और उसी तरह से ऑर्डर का भी फ्लो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आएगा, जिसमें कि हम लोग डिफेंस के अलावा अभी जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया पावर सेक्टर के लिए भी काम कर रहे हैं और इसके अलावा रेलवे के भी कुछ ऑर्डर्स हम लोग जो अभी रिसेंटली जो काफी रेलवे में भी ये घोषणा हुई थी कैपेक्स, रेलवे का भी ऑर्डर्स आने की हम लोगों की संभावना है। रेलवे में भी हमारा 1-2 प्रोडक्ट है जो कि अच्छे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो उसमें भी हमारी संभावना है ऑर्डर आने की। तो ये सब विभिन्न चरणों में है। अभी हमने कहीं पार्टिसिपेट किया है, हमने कभी उसमें टेंडर्स में पार्टिसिपेट किए हैं, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। बट जैसे ये ऑर्डर कन्वर्ट होगा तो हम लोग सूचित करेंगे प्रॉपर टाइम से। मिस्टर झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो संजय शुभ कुमार झा कह रहे हैं कि साइजेबल दरअसल MOU साइन किए हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स में कन्वर्ट होने में 2 साल लगेंगे। हालांकि डिफेंस से अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, रेलवे से भी अच्छा खासा ऑर्डर फ्लो कंपनी के हाथ में आ रहा है। स्टॉक आज 4.5% ऊपर है। चलिए अब हमारे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर लौटते हैं और हमारे जानकारों ने 2 ट्रेड्स जोड़े हैं। अमोल है जिन्होंने एक जगह खाली रखी है, तो अमोल का पोर्टफोलियो अब आपके सामने। जोमेटो कैरी किया 54 का टारगेट है, आज 51 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इंडिया सीमेंट नया खरीदा 215 का टारगेट, 195 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, जोमेटो इनको 2.87% जोड़कर दे रहा है, इंडिया सीमेंट 0.2% का हल्का सा दबाव डाल रहा है। राहुल ने M&M फाइनेंशियल पर एक शॉर्ट कॉल लिया, 251 टारगेट, 268.70 स्टॉप लॉस। जेके सीमेंट इन्होंने पिक किया, 2997 का यहाँ पर टारगेट है, 2794 स्टॉप लॉस। जेके सीमेंट से ज्यादा कुछ योगदान नहीं। M&M फाइनेंशियल का मंदी का ट्रेड फिलहाल थोड़ा सा ड्रैग है या फिर कुछ ज्यादा एक्शन वहां बना नहीं है। अब आते हैं राजन शाह के पोर्टफोलियो पर। ऑयल इंडिया कैरी किया 270 टारगेट, 255 स्टॉप लॉस। L&T 2300 का टारगेट है, 2185 स्टॉप लॉस। AB फैशन एंड रिटेल बाय किया 271 टारगेट, 257.50 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, ऑयल इंडिया 0.27 जोड़ रहा है, L&T 0.12% जोड़ रहा है, लेकिन AB फैशन एंड रिटेल तो 0.5% का प्रेशर डाल रहा है इनके पोर्टफोलियो पर। अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। तो राजन शाह 3.47% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, 0.24% का नेगेटिव रिटर्न अमोल का एंड -1.51% का रिटर्न है राहुल घोष का। ये है ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। एक अपडेट आएगा दोपहर में जब अमोल अपना एक और स्टॉक जोड़ेंगे और ऑफ कोर्स मिड कैप मंत्र में हम जायजा तो लेते ही हैं। और आज दोपहर इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 का से बातचीत भी होगी। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को। हम लेंगे इसी मोड़ पर ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।